ठीक है। हाँ भाई, तो एक टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। सोशलिस्ट हो गया था ना, मिक्स्ड भी हो गया था, पूरा पूरा मिक्स्ड हो गया था ना पूरा। डीमेरिट्स नहीं हुए थे क्या? चार ही हुए थे क्या? है ना, पूरे नहीं हुए थे ऐसे कुछ याद है ही चार। हाँ चेक कर लेते हैं, ऐसे क्या बात है। रुक जाओ, होते ही नहीं डीमेरिट्स, मतलब उसमें ज़्यादा थोड़े बहुत ही थे। और चार ही तो थे थे ही चार। चलो, तो आज अपन क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो। बस फिनिश हो चुका है मेनली तो चैप्टर, बस छोटा मोटा टॉपिक होता है कुछ जो बचा हुआ है वो छोटा। देखो फिनिश करते हैं। एक टॉपिक का नाम है ये, हेडिंग लिखेंगे सब लोग। लिखो हेडिंग, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा आप मत लिखना अभी, अभी मत लिखना। क्या करोगे, नए चैप्टर से लिखना। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है हमारे सब्जेक्ट का नाम, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके स्कोप की बात है ना। चलो हेडिंग लिख लिया, ठीक है। अब देखो, दिमाग लगाओ लॉजिकली। हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है, हम मोस्टली जो इकोनॉमिक्स है उसी से कंसर्न रहेगी, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो उसके स्कोप की बात चल रही है। अब देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब इंटरनल वालों को तो आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर बियॉन्ड आर कंट्रोल, उनको हम नहीं कर सकते मैनेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री चेंज हो गया मान लो, तो वो क्या, कौन सा फैक्टर हुआ, एक्सटर्नल। वो अपन बिजनेस में थोड़ी ठीक कर सकते हैं उसको, वो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप से बाहर की बात है सर। भाई बिजनेस की बात की, बिजनेस के तो बाहर की बात है ना वो। तो ये तो टॉपिक है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। तो मतलब ये बिजनेस है हमारा, है ना। तो ये बिजनेस के अंदर जो जो चीज़ें हैं, समझ गए, तो वो तो हम थोड़ा बहुत मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाहर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। और जो अंदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो इंटरनल वाले को तो हम ठीक कर सकते हैं, जो बिजनेस के अंदर चीज़ें हो रही हैं उसको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। अगर मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस चीज़ को तो ठीक किया जा सकता है, वो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात है, वो तो उसी के कवरेज में आ रहा है। लेकिन सर, अब वो मान लो तुम्हारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने अभी पिछले साल याद करो, बीच में मिडिल ऑफ द ईयर में जीएसटी 2.0 लेके आ गए थे, याद आया? बोलो सर, सही बात है। नॉर्मली बजट आता है 1 फरवरी को आता है, तब तब लाते ही लाते हैं टैक्स बिल। फिर पता नहीं क्या सोची कि बीच में फिर चेंज करना पड़ गया इनको। तो करते हैं ना, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन इसके बारे में कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? नो। तो बिकॉज इट्स बियॉन्ड आर कवरेज एरिया, ये हमारे बिजनेस के बाहर की बात है। समझ गए मेरी बात? तो बस ये इतना फर्जी टॉपिक है कि कौन सा बिजनेस स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है, कौन सा उसके बाहर में आता है। तो जो अंदर आते हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो वालों को हम कुछ नहीं कर सकते। सोचो, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है आपके देश में, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो कैन वी डू समथिंग अबाउट इट इन द बिजनेस? नो। हम क्या कर सकते हैं, बढ़ रही है तो बढ़ रही है, रोकेंगे थोड़ी, लोगों को मना थोड़ी करेंगे। सही है कि नहीं है भाई? हम थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, हमारी थोड़ी ना बात मानेगा कोई। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़ रही है, वो हमारे बिजनेस की बात नहीं है, इसको हम उसमें ठीक नहीं कर सकते ना। तो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप की बाहर की बात है। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, बिजनेस जब हम करते हैं तो दो प्रकार के इश्यूज होते हैं। एक आते हैं जो इंटरनल इश्यूज, एक होते हैं एक्सटर्नल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड, सही बात है, उनको ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। द एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कांट बी रिजॉल्व्ड। खत्म बात। लिखो, हेडिंग लिख ली सबने, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत फर्जी टॉपिक है, इसलिए तो लास्ट के लिए रखा है, नहीं तो इंपॉर्टेंट होता तो बीच में पढ़ा देता मैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब लिखेंगे उसके बाद ऐसे यूं एरो बना लो इसमें। हेडिंग लिखी हुई ना, हेडिंग, हेडिंग के बाद में
मेक यू, ऐसे दो एरो बना दो, यो एक तो लेफ्ट और एक राइट, मतलब नीचे की तरफ ऑब्वियसली यो बना दो, और पेज के बीच में लाइन बना दो पूरे पेज पे लाइन बना देना बीच में, डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ। लेफ्ट साइड में लिखो, लेफ्ट में क्या लिखोगे, लेफ्ट में लिखो इंटरनल इश्यूज और ऑपरेशनल इश्यूज, ठीक है, और राइट में लिखोगे एक्सटर्नल इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज भी बोलते हैं उसको। एक्सटर्नल इश्यूज को और क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज। वो याद है बीएसटी में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या आता था उसमें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे बिजनेस की बात, बिजनेस के बाहर की है ना, समझे, तो एनवायरनमेंट ही तो बोलते हैं उसको, तो एनवायरमेंटल इशू हो गया ना वो, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। सही है, लिखा लेफ्ट साइड लिखा इंटरनल इश्यूज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इंटरनल इश्यूज को, ऑपरेशनल इश्यूज। भाई काम धंधा करते हैं तो जो इश्यूज आ रहे हैं बिजनेस में उनको तो ठीक कर ही सकते हो, सो लिख लिया इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। राइट में क्या लिखा, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज। फिर उसी के नीचे भी लिखो, मतलब उसके नीचे ब्रैकेट में इंटरनल इश्यूज के ब्रैकेट में क्या लिखो, नीचे सेकंड लाइन में लिखना कैन बी रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी हेडिंग में ही लिखना है ये, मतलब उसके नीचे आपने लिखा इंटरनल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज लिखा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल के ब्रैकेट में लिखो क्या, कि इसको ठीक किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व्ड बाय कौन सी इकोनॉमिक्स, माइक्रो। और उधर क्या लिखोगे, कैन बी सॉल्व्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो तो देश वाली इकोनॉमिक्स है ना। लिख लिया हेडिंग, बात टॉपिक समझ में आया, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन आता है ऐसा, एक एग्जांपल दे देगा तुमको, नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सा इशू हुआ ये, मैक्रो का इशू है, एक्सटर्नल है, अपने बिजनेस की बात थोड़ी, देश में हो रहा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, हम थोड़ी रिजॉल्व कर सकते हैं अकेले, सही है कि नहीं है, वो वाली बात है। डॉलर की रेट, डॉलर के कंपैरिजन में जो इंडियन करेंसी है उसकी रेट बढ़ते जा रही है, आप देख ही रहे हो ना, हालत खराब है, डेप्रिसिएशन होते जा रहा है, तो ये क्या है, दिस नॉट अ इंटरनल इशू ना, ये तो एक्सटर्नल इशू है, इसका अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं, देश वाली बात है ये तो। बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पहचानना होता है कि ये कौन सा इशू है, फर्जी टॉपिक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखते जाना है, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ, तो सिंपल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, माइक्रो इधर लिख रहे हैं सब, इंटरनल में अभी सिर्फ इंटरनल के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं अपन। नंबर 1 डिमांड एनालिसिस, बताओ कहाँ करते हैं हम, अपने बिजनेस में ही करते हैं सर, ये तो इंटरनल है, मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं भी तो यही सोच के डिमांड एनालिसिस तो करता ही हूँ। अभी एक और 2 इंस्टीट्यूट से ऑफर भी आया था, और एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ तो पार्टनर ही हूँ मैं और भी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्यों, बिकॉज आई डिड डिमांड एनालिसिस, मुझे पता था वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे नहीं, सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, तो बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे, तो भाई मेरी एनर्जी तो उतनी जाती है ना, तो वही वाली बात है, किया ना मैंने डिमांड एनालिसिस, हर आदमी करता है अपने बिजनेस में, तो डिमांड एनालिसिस किसका एग्जाम्पल हुआ, इट इज़ एन इंटरनल इशू, राइट, हर आदमी बिजनेस में करके चलता है, डिमांड का एनालिसिस करता है। अगला पॉइंट भी लिख लो उसी के साथ में, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये वाला वर्ड, हर आदमी, फोरकास्टिंग क्या होता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, तो हर आदमी डिमांड को प्रिडिक्ट करके ही चलता है। अब जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स अभी होंगे लगभग 110 और 120-130 होंगे, बट मैंने एनालिसिस करके बुक्स बनवाई है 150, तो मैं भाई बुक बनवानी है तो मुझे लगभग आइडिया तो लगाऊंगा ना कि कितने तक बच्चे होंगे, समझ लो मेरी बात, मतलब कितने तक बैचेस बनेंगे या कुछ, तो करा ना मैंने डिमांड फोरकास्टिंग, अंदाजा लगाते ही हैं तो बस इतना हेडिंग लिखना है, दैट्स इट। क्या पूछेंगे आपसे कि किस में आता है ये, कौन सा इशू है, इंटरनल या एक्सटर्नल। आपको पता है बेटा अपना MCQ पैटर्न होता है, 3 और 4 जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में MCQ पैटर्न होता है, तो कुछ भी लर्न नहीं करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, सिर्फ अपने को समझनी है बात को, और MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये भी कहाँ करते हैं,
अपन अपने बिजनेस में करते हैं, कैसे प्रोडक्शन होगा, कौन कौन से फैक्टर्स यूज करेंगे, फैक्टर्स की कॉस्ट कैसे निकलेगी, समझ रहे हो, कैसे एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, एक यूनिट की भी तो निकलती है, टोटल कॉस्ट भी निकलती है और एक यूनिट का भी निकलता है। वो देखा आपने शार्क टैंक? शार्क टैंक में कई लोग हैं ना, तो उनको लगता है कि वो जो सामने 4-5 बैठे हैं वो पागल है, तो उनको टोटल अमाउंट बता के खुश करने की कोशिश करते हैं, इंप्रेस करने की, कि हमारे टोटल प्रॉफिट इतने हो रहे हैं, 250 करोड़ के टोटल प्रॉफिट हो रहे हैं। वो इतने बावड़े थोड़ी, वो क्या पूछते हैं, टोटल मत बता हमको, एक यूनिट का बता, एक यूनिट पे खर्चा कितना आता है, एक यूनिट का प्रॉफिट बता। यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं? तो बात वही है ना सर, कैसे कॉस्ट निकलेगी एक यूनिट में, समझ रहे हो, एक यूनिट का कॉस्ट कैसे बाइफरकेट करोगे, सारी टाइप की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सारी कॉस्ट लगती है उसके अंदर। तो वही वाली बात है, ये सारा एनालिसिस क्या करते हैं हम अपने बिजनेस में करते हैं। ये इंटरनल इशू है या एक्सटर्नल? सर ये तो ऑपरेशनल इशू ही तो है, इंटरनली तो है, बिजनेस की तो बात है बस। तो लिख लो इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। चलो नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चौथा एग्जांपल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या होता है सर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट? देखो, इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए, कम या ज़्यादा? ना कम ना ज़्यादा, ऑप्टिमम। कम रखोगे वो भी गलत है, ज़्यादा रखोगे वो भी गलत है। सो इट शुड बी ऑप्टिमम लेवल ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? ये भी कौन सा इशू है, कितनी क्वांटिटी इन्वेंट्री में रखनी चाहिए, ये भी क्या है, इंटरनल इशू ही तो है सर। ये कोई मैक्रो से थोड़ी सॉल्व करेंगे, ये कोई गवर्नमेंट थोड़ी सॉल्व करेगी, ये तो अपना इशू है, अपने बिजनेस की बात है, अपन ही करेंगे। तो लिख लो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जानते हो इन्वेंट्री कैसे आता है? 3 चीज़ों से मिलके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स। WIP क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, आधे बने हुए। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप का इन्वेंट्री रखना पड़ता है, मटेरियल का भी रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, कुछ आधा बना के भी रखना पड़ता है और कुछ पूरा बना के भी रखते हैं, फिनिश गुड्स, है ना। तो कितना रखना चाहिए, ये सब बिजनेस की तो बातें हैं सर। चलो और लिखो इसी में ही, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डैश करके लिखेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डैश करके लिखो, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ABC एनालिसिस टेक्निक। लिख लो ABC एनालिसिस टेक्निक। ये टेक्निक आपको तब सिखाई जाएगी जब आप CA इंटरमीडिएट में आ जाओगे। फाउंडेशन पास करके कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट आएगा, तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, टॉपिक है बकायदा, कि कैसे निकालते हैं हम इन्वेंट्री लेवल। समझ में आया? कॉस्टिंग में आएगा CA इंटरमीडिएट में। अभी सिर्फ नाम पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट लिखो अगला, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर, आपने सुना है बहुत सारे टाइप के मार्केट होते हैं, जैसे एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पे एक ही फर्म बेचने वाला है। एक होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? फ्यू फर्म्स होती है, फ्यू, जहाँ पे 8-10 फर्म्स होती हैं। टेलीकॉम कौन सा मार्केट हुआ? ओलिगोपोली। कितनी कंपनी है इंडिया में जिनकी सिम आती है? 4-5। समझ में आ गया? जैसे कौन कौन सी है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एक ही है, वो तो VI है ना। जियो, एयरटेल, VI, BSNL 4 ही है, 5वीं भी है MTNL, वो सिर्फ महाराष्ट्र में चलती है, बहुत कम है उसका जो मार्केट शेयर है, लेकिन है 5 है। तो हर बिजनेस का कोई ना कोई मार्केट होता है। अब अगर आप सब्जी वाले बिजनेस में हो तो उसका मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन, है ना। 11th क्लास में आता है वो टॉपिक, अपने यहाँ पे भी आएगा, अपने यहाँ पे भी आएगा। चैप्टर नंबर 4 है मार्केट्स। तो मार्केट्स नाम का टॉपिक है पूरा। तो अपन जिस बिजनेस में है उसके मार्केट को समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मार्केट अलग तरीके से ऑपरेट करता है। सोचो, जिसमें एक ही फॉर्म है मोनोपोली, वो और नॉर्मल वाला मार्केट सेम तरीके से थोड़ी ऑपरेट करेगा, अलग अलग तरीके से करेगा, सिस्टम ही अलग होता होगा। सोचो, है कि नहीं। तो बस हम पढ़ेंगे कि ये भी कौन सा इशू है, ये बताओ आप तो, इंटरनल, क्योंकि हर बिजनेस का अलग मार्केट होता है, ये कोई देश का इशू थोड़ी है, ये तो बिजनेस इशू है। लिखो मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पॉलिसी लिख लिया हेडिंग। इसमें लिखो डिटरमाइनिंग द प्राइसेस,
डिटरमाइनिंग द प्राइसेस मतलब प्राइसेस को डिटरमाइन करना, निकालना। कैसे निकलेगा? हर मार्केट का अलग सिस्टम होता है। अगर तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन है तो अलग तरीके से निकलती है, अगर तुम्हारा मोनोपोली है तो अलग तरीके से प्राइस होती है। सबसे ज़्यादा हाई प्राइस कहाँ चार्ज करी जाती है? मोनोपोली में, क्योंकि वहाँ मोनोपोली है आपकी। समझ रहे हो? तो प्राइस का भी तो फर्क हो रहा है। तो जैसा आपका काम है वैसे ही आपकी प्राइस भी होगी, वैसे ही मार्केट भी होगा। तो वो भी क्या है? एक इंटरनल इशू है। समझ में आ गई मेरी बात? लिखो उसके आगे, ये भी एक और लिखना है इसमें, डिग्री ऑफ मार्केट पावर लिखो। डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ मार्केट पावर, डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ मार्केट पावर। ये शब्द सिखाऊंगा मैं आपको जब मार्केट चैप्टर आएगा, मार्केट पावर क्या होता है। फिर भी अभी थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, नाम आ ही गया तो। चार्जिंग हायर प्राइसेस देन योर मार्जिनल कॉस्ट। अब इतना समझो कि कीमत से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना। सो मोनोपोली में तो ये पावर क्या होती है? बहुत ज़्यादा। सोचो, मेरी कॉस्ट लग रही है, मान लो ये बॉटल है, मेरी कॉस्ट लग रही है 5 रुपये, बेच रहा हूँ 50 रुपये में, 100 रुपये में। बोलो सर इतना गैप? मोनोपोली है, कर लो क्या कर लोगे। समझ गया ना? तो मोनोपोली में तो ये ताकत और ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे मार्केट्स होते हैं, किसमें कितनी मार्केट पावर है। समझ रहे हो? सब्जी वाला बिजनेस है, सब्जी वाले बिजनेसेस में परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगी प्राइसेस। सब्जी है सर, और मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं वहाँ, तो वहाँ पावर क्या है? उतनी नहीं है। लेकिन मोनोपोली में पावर क्या होती है? समझ गया ना मेरी बात? तो पावर भी तो उससे डिसाइड हो रही है ना सर। तो ये सब भी क्या है? अपना इंटरनल इशू है। तो लिख लिया सबने? ठीक है, चलो। उसके बाद 6th, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को बांटना। ये भी तो हमारे बिजनेस की बात है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे भी तो डिसाइड करना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कौन से गुड्स बनाओगे और कहाँ कहाँ रिसोर्सेज लगाओगे। सर बिजनेस के पास भी रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड, और काम होते हैं ज़्यादा। तो कहाँ कहाँ लगाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे, ये भी बिजनेस की तो बात है। बिजनेस में भी तो रिसोर्सेज को बांटते हैं हम। ऑप्टिमम एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। वेस्टेज कर दिया तो क्या होगा? बेवकूफ़ी होगी सर, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करना पड़ता है रिसोर्सेज को, बिकॉज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो लिख लिया रिसोर्स एलोकेशन। देखो नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हरी वाली बुक में। अभी भी वही कि नीली और हरी, रंग तक नहीं बदलने जा रहे, इनके 20 साल हो गए 20 साल हो गए। और वो TRJ VK और हर साल रंग बदल देता है। वो रंग ही बदलता है बस। इकोनॉमिक्स वाला जो है हर साल कलर बदल देगा, नई किताब निकाल देगा। हर साल का खेल है उसका। वो DK गोयल है, DK गोयल, वो किताबों को ही बांटे जा रहा है। हमारे टाइम पे किताब आती थी 2, है ना। एक आती थी जिसमें मोटी वाली, जिसके अंदर आपका सारा पार्टनरशिप आ गया, कंपनीज आ गई, NPO भी आ जाता था। हमारे टाइम पे तो NPO भी था, तो पूरा एक में आ जाता था, ठीक है। फिर छोटी वाली जो बुक होती थी उसमें सिर्फ वो आपका CFS, रेशोज और वो सब होता था, ठीक है। 2 बुक आती थी मात्र। फिर उसने 2 से कर दी 3, पार्टनरशिप की अलग बुक, वो और कंपनी की अलग बुक, और फिर उसकी अलग बुक, और कमाई हो गई ज़्यादा। वो जितनी बुक बना दी सब में प्रॉफिट ऐड कर दिया, सबकी अलग अलग कॉस्ट निकाल दी, 3 अलग अलग किताबें लेनी पड़ती है। अब भगवान ना करे किसी दिन ये क्या कर देगा, मेरे को तो लग रहा है ये हर चैप्टर के हिसाब से किताब बांट देगा 10 चैप्टर 10 बुक्स। DK गोयल मिले हो आप? DK गोयल से देखा कभी आपने? अब पहले CBSE, मतलब मैं बहुत कम पढ़ा है मैंने स्कूल में, मतलब, लेकिन 6, 7, 8 महीने तो पढ़ा है। तो उसमें मौका मिला था मेरे को उनसे मिलने का। काफ़ी साल हो गए, 9-10 साल तो हो गए। CBSE की जो वर्कशॉप्स होती है ना अकाउंट्स वगैरह की, उसमें आते हो। मतलब मैं पहले अकाउंट्स पढ़ाता था, पहले अकाउंट्स भी पढ़ाता था, मतलब ऐसे। तो चलिए, तो इतने सालों से चल रहा है। मतलब हम भी पहले बुक्स उनकी से पढ़ते थे, फिर साथ में भी मिले, कई बार मिले। चलिए, तो ठीक है। तो मैं क्यों बताया आपको? थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो नाम तो याद आ रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस।
ये सब डिसीजंस एफएम में पढ़ाए जाते हैं। एफएम एक सब्जेक्ट आएगा आपका जो सीए इंटरमीडिएट में आएगा, पेपर नंबर 6। एफएम एसएम मैं पढ़ाता हूँ, उनमें से एक सब्जेक्ट है एफएम एसएम में इंटरमीडिएट में। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम्हारे स्कूल में चैप्टर था, इंटरमीडिएट में पूरा सब्जेक्ट है, समझ गया। तो ये वहाँ पे सिखाया जाएगा आपको, जो आपने नाम सुने थे ना वहाँ, समझ रहे हो, वो जहाँ सब चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो। कैपिटल बजटिंग चैप्टर है, बहुत ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, हर कोई निकाल नहीं सकता, डिफिकल्टी आती है थोड़ा, अच्छा खासा चैप्टर है वो। तो ये सब क्या है, बिजनेस की बातें हैं ना सर अपनी। बिजनेस में भी तो दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ ना करें, गलत जगह ब्लॉक कर दिया तो सोचो, ऐसी जगह कई बार गलत जगह लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट, एंड समटाइम्स वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फ्यूचर के लिए। तो यार बहुत सोच समझ के लगाना होता है सर। तो ये भी तो इशू बिजनेस का ही है ना, बस तो इतना ही याद रखना है कि ये भी एक बिजनेस का इशू है, इंटरनल इशू, एंड इट कैन बी रिजॉल्व बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो लिखो, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लिख लिया। नेक्स्ट, प्रॉफिट एनालिसिस। सर ये भी किसका टॉपिक है, हमारे बिजनेस की बात है। हर आदमी बिजनेस में करके चलता है, कितना रिस्क है कितना प्रॉफिट है सब कुछ सोच के चलता है। कोई भी डिसीजन लेता है तो प्रॉफिट तो सोचता ही है। मैंने अभी बताया ना आपको, वो बैच नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, मेरे को लग गया वहाँ पे प्रॉफिट होने वाला नहीं है, कॉस्ट विल बी हाई प्रॉफिट विल बी लेस, नहीं लिया। तो प्रॉफिट एनालिसिस तो करेगा ना आदमी बिजनेस में। नेक्स्ट, सर प्रॉफिट का ही करेगा क्या, सिर्फ रिस्क का भी तो करेगा, रिस्क एनालिसिस भी तो ज़रूरी है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। आप सब जानते हो बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में बहुत सारी क्या होती है, रिस्क भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, कभी भी कुछ भी होता रहता है, कभी डिमांड ज़्यादा कभी डिमांड कम, कभी कुछ भी, मार्केट चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये भी हम करके चलते हैं। कौन सा इशू है ये, इंटरनल इशू है बिजनेस का, सही है, हो गया। चलो अब एक्सटर्नल इशू, ठीक है बस। तो इंटरनल इतने ही थे, कितने हो गए नाम, कितने 8 हो गए। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक आएगा, तुमसे पूछेगा बताओ कौन सा इशू है, बता देना कौन सा इशू है। नेक्स्ट लिखो, एक्सटर्नल इशू, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंट बताया मैंने चैप्टर नंबर 3 बीएसटी में था, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं उसको, पेस्टल। और स्कूल में तो पेस्टल ही सिखाते हैं, सीए में आ जाता है डीजी पेस्टल, खैर वो बाद में बताऊंगा आपको अभी। तो पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। तो सर ये तो बिजनेस के बाहर की बातें हैं, तुम्हारे गवर्नमेंट बदल गई तो ये क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, समझ गए। तुम्हारी गवर्नमेंट ने मान लो कोई नई पॉलिसी बना दी तो लीगल एनवायरनमेंट है, सही है कि नहीं। तो ये क्या है, ये सब तो एक्सटर्नल इशू है ना सर, ये हमारे बिजनेस के इशू नहीं है, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से ठीक नहीं कर सकते। ये एक मैक्रो इशूज है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स से ठीक किया जा सकता है। सरकार का इशू है, गवर्नमेंट का इशू है, राइट। चलो तो लिखो, बस लिखते जाओ एग्जाम्पल्स। नंबर 1, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने बताया था दुनिया में कितने प्रकार का सिस्टम होता है, पढ़ा चुका हूँ, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब तुम्हारे देश में कौन सा यूज करेंगे ये अपन थोड़ी डिसाइड करते हैं बिजनेस में, कौन करेगा सर, इट विल बी डिसाइडेड फॉर द होल कंट्री, अपन थोड़ा ना करेंगे, ये तो पूरे देश के लिए करना पड़ेगा। और ये कौन करेगा, सरकार करेगी कि भाई अपने देश में कौन सा सिस्टम होगा, कैपिटलिस्ट से चलेगा, सोशलिस्ट से चलेगा या मिक्स से चलेगा। तो हमारा इंटरनल इशू नहीं है, एक्सटर्नल इशू है। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, हमारा अगला चैप्टर यही है, चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस साइकिल। क्या होता है बिजनेस साइकिल्स, वो सुना है तुमने, रिसेशन आ गया देश में, डिप्रेशन आ गया, तो ये जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं इनको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो ये भी तो देश में आ रहे हैं, सिर्फ हमारे ही थोड़ी आ रहे हैं, समझ गए। अगर मान लो इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो सभी जगह आता है, वो किसी एक पे ही थोड़ा ना आएगा, तो वो हमारा इशू थोड़ी है, हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं। अभी वो ईरान और यूएस की लड़ाई की वजह से अपने देश में भी डिप्रेशन और रिसेशन आया हुआ है, भारी संकट आया हुआ है, वो अपन थोड़ी रिजॉल्व कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, अपना इशू थोड़ना है वो, सही है। लड़ाई चल रही है उससे, वो चलेगी तो चलेगी, अपने यहाँ भी इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये कौन सा इशू है, एक्सटर्नल इशू है, एनवायरमेंटल इशू है। नेक्स्ट, इसमें चाहो तो लिख लो अगर अभी के लिए, वैसे तो 2 दिन बाद तो समझ ही जाओगे इसका मतलब क्या होता है जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट, द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम।
किसकी इनकम है, मेरी इनकम या तुम्हारी इनकम? सर देश की इनकम, नेशनल इनकम। तो ये भी मैक्रो इशू है भाई। लिखो एम्प्लॉयमेंट, देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसी में लिखते जाओ या तो एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस, प्राइसेस में लिखना जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। लिख लिया? ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सर पूरे देश में क्या लेवल होगा सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का? ये भी मैक्रो इशू है। नेक्स्ट, सर गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, सरकार बनाती है ना गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, तो सरकार बनाती है। कौन कौन सी पॉलिसी होती है सुना होगा आपने? एक होता है फिस्कल पॉलिसी, बजट को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज होती है सर, गवर्नमेंट बनाती है, हर सेक्टर्स के लिए भी बनाती है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, है ना, और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की भी पॉलिसीज होती है, किस पे कितना टैरिफ लगाएंगे, किस देश पे कितना टैरिफ लगाना है, उसका भी बनता है लिस्ट, तो वो भी पॉलिसी बनती है। समझ रहे हो, कितना इंपोर्ट ड्यूटी, कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑल दीज चीज, है ना, तो ये सब बनता ही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बनता है, तो लिखते जाओ। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज, अभी सिर्फ नाम नाम लिख रहे हैं। प्राइस पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। सारी पॉलिसीज कौन बनाता है सर? सरकार। तो ये सिर्फ अपन थोड़ी बनाएंगे, ये अपना माइक्रो इशू नहीं है, इट्स नॉट अ इंटरनल इशू, ये सरकार का इशू है, सबके लिए डिसाइड किया जाएगा, अपने लिए नहीं सिर्फ। अभी सरकार ने नया जीएसटी लेके आया, जीएसटी 2.0, किसी एक ही बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा क्या? सभी के लिए आता है वो, तो आता है तो। चलो नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। देश का फाइनेंशियल सेक्टर कैसे वर्क करेगा, कैसे ऑपरेट होगा? समझ रहे हो? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है? शेयर बाजार, ठीक है, जहाँ पे शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं। याद करो चैप्टर नंबर 10 बीएसटी, फाइनेंशियल मार्केट, ये तो था चैप्टर का नाम। तो सर देश का फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलेगा, कैपिटल मार्केट कैसे चलेगा, स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा, सो हाउ ऑल दीज थिंग्स विल ऑपरेट, ये सब क्या है? हमारा इशू थोड़ी है, इंटरनल थोड़ी है, एक्सटर्नल इशू है। ओके, लिख लो नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। सोशो इकोनॉमिक, सोशो मतलब समाज, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था। So, देश का सामाजिक आर्थिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कई, लॉट ऑफ, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ट्रेड यूनियंस हैं बहुत सारी। ट्रेड यूनियन किसके लिए बनी है? लेबर वेबर के लिए बनती है ना। प्रोड्यूसर यूनियंस भी है, समझ लो। तो जैसे ट्रेड यूनियंस है, जैसे वो नहीं सुना आपने, जैसे लॉयर्स है, लॉयर्स की यूनियन को क्या बोलते हैं? बार काउंसिल बोलते हैं, है ना, समझ लो। और अभी ऐसे हर सब चीज़ की होती है, जैसे कोई भी दूध मंडी है ना, यहाँ पर तो पास में ही अपने यहाँ, तो उसमें भी एक क्या होगी? यूनियन होगी कोई। ऐसी हर चीज़ की यूनियन होती है सर। तो जब भी लेबर के राइट्स, लेबर के अधिकारों को कुछ कोई एक्सप्लॉइट करता है, तो यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम द ट्रेड यूनियंस, आप वहाँ से मदद मांग सकते हो, तो हेल्प करते हैं ऐसे। प्रोड्यूसर, वो पिक्चरों में नहीं कहते थे अमिताभ बच्चन की, वो बड़ी बड़ी हड़ताल हो जाती थी ऐसे करके, वो एक कई पिक्चर आई है उसकी है। प्रोड्यूसर यूनियंस, कंज्यूमर यूनियंस, कंज्यूमर यूनियंस, है ना, कंज्यूमर की भी यूनियंस हैं।
तो अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई गड़बड़ प्रोडक्ट्स नहीं आ जाते कई बार जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, जैसे वो मैगी के अंदर आ गया था एक बार लेड मिला था, पेप्सी में एक बार वो मिला था कॉकरोच मिला हुआ है, पता है आपको। तो फिर सारी कंज्यूमर यूनियंस एक्टिव हो जाती हैं। कोई भी कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो आप जा सकते हो कंज्यूमर यूनियन के पास, बनी हुई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए, मिलकर के साथ में करते हैं काम। सब क्या है, मैक्रो इश्यूज है, इंटरनल थोड़ी है। लास्ट पॉइंट आखिरी है, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सामाजिक एनवायरनमेंट, तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनल इश्यूज नहीं है सर, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के बाहर की चीज़ है। इट कैन बी रिजॉल्व बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट बाय माइक्रो। इसको हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो बस, और देखो लास्ट में क्या लिखा है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट नाम का टॉपिक कहाँ आएगा आपका, इंटरमीडिएट में बताया था। कैपिटल बजटिंग कहाँ आएगा, इंटरमीडिएट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, लिखा हुआ है। तो दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस बुक। दिस विल बी टॉट इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक FM, SM, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको CA इंटरमीडिएट में, ऐसे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा मैं तो बताया था, ये लिखा हुआ है, देख लो आप, कहीं ऐसा सोचो बोला बता ही नहीं रहा, बोला लगता आता नहीं लगता है। हाँ जी, कौन सा बच्चा है, बच्चा है। हाँ हाँ, मैं कब एंड का किया, तो ये हो गया वाला टॉपिक, हो गया। चलो ऐसे पूरा याद रखता हूँ, ऐसे पूरा ध्यान है मेरे को, कौन सा छोड़ा है देखो, तो मैं बताता हूँ, वही है ये डिसीजन मेकिंग। लिखो डिसीजन मेकिंग, लिखो लिखो, छोटा फर्जी टॉपिक है, सारे एंड के लिए छोड़ता हूँ मैं। लिखो हेडिंग लिखना, हेडिंग, हेडिंग बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ इश्यूज रिक्वायरिंग डिसीजन मेकिंग, बस ये हेडिंग है, बड़ी सारी हेडिंग लिख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ इश्यूज रिक्वायरिंग बिजनेस डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ इश्यूज रिक्वायरिंग बिजनेस डिसीजन मेकिंग, लिख लिया। और चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, लिखो ब्रैकेट में, डिसीजंस टेकन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिसीजंस टेकन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी वैसा ही टॉपिक है। आपको एक लाइन दे देगा कि क्या ये डिसीजन हम बिजनेस में लेते हैं, क्या हमारे उसमें लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो बस एक बार बताओ, हाउ टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन द कंट्री, क्या मतलब वो इस लाइन का, कैसे देश में गरीबी को कम करेंगे। तो क्या ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में लिया जाता है क्या डिसीजन, सिंपल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बताया था मैंने, जब हम इकोनॉमिक्स के ज्ञान को अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं तो सर ये डिसीजन हम कोई बिजनेस में थोड़ी लेते हैं, ये तो देश का इशू है। देश में कितना आपका टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये अपन कोई बिजनेस इशू थोड़ी है, वही वाली बात, तो सेम टॉपिक है, वैसा ही है। तो बस कौन कौन से डिसीजंस हम बिजनेस में लेते हैं, तो वो तो हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, जो जो नहीं लेते वो उसके बाहर हो गया, खत्म बात। तो इतना लॉजिक तो आप भी समझते हो कि यार कौन सी बात बिजनेस की है, तो धंधे की जितने भी रिलेटेड बात होगी वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन डिसाइड करते हैं, उसके अलावा नहीं करते, वो मैक्रो हो गई ना बात। बस लिख लो नंबर 1 पॉइंट, ये एग्जाम्पल से सीधे सीधे कोई भी एक दे देगा आपको, तो एक कितने एग्जाम्पल से लिख लो, 1 2, बताता हूँ कौन कैसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, सिर्फ पहचानना है। या फिर आपको क्या करेगा, 3 ये वाले दे देगा, एक चौथा कोई गलत दे देगा, तुमको बोलेगा आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिसीजंस में नहीं आती। तो पहचान लेना कि यार ये 3 तो थे, ये तो चौथा था नहीं, ऐसे करके। सो लिखो नंबर 1, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, क्या मतलब हुआ इसका,
हम ये सोचते ही नहीं सोचते बिजनेस में, अपने बिजनेस में, कि क्या हमें वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोचते ही हैं। आज अगर मान लो मैं दो बिजनेस कर रहा हूँ और एक और नया चालू कर रहा हूँ, तो सोचूंगा तो हुई ना, क्या मुझे, मेरे लिए वो बिजनेस सही रहेगा या नहीं रहेगा, विल इट बी प्रॉफिटेबल और नॉट, फीजिबल और नॉट, सोचता ही है ना आदमी यार। तो ये तो बिजनेस की बात है। तो शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस, क्वेश्चन मार्क लिखो। शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, सर क्या उसे लॉन्च करना चाहिए, कैसे लॉन्च करना चाहिए, कहाँ पे लॉन्च करना चाहिए, सोशल मीडिया पे लॉन्च करना चाहिए, कोई टीवी शो में लॉन्च करना चाहिए, वो आता है ना बिग कौन सा शो आता है, बिग लॉस, कौन सा आता है, अरे सलमान खान वाला, बिग बॉस, बिग बॉस, बहुत बिग बॉस, लॉस ही है वो लॉस टू इंडियन सोसाइटी अब वो लॉस ही है, उसमें सारे वही आते हैं ना यार, क्या नाम है, अरे क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा आते हैं, लीड हैं सारे तो पहले कोई टाइम पे अच्छा आता था, स्टार्टिंग के 3 4 5 सीजन अच्छे थे, उसके बाद तो सब घटिया हो गया। आजकल टीवी शो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, बेवकूफ़ी होती है। पहले पहले अच्छे आते थे, पहले आता था एक रोडीज़, रोडीज़ नाम का शो आता था, तो स्टार्टिंग के सीजन्स अच्छे थे उसके, 1 2 3 4 5 तक इवन ठीक है, उसके बाद भी एक दो ठीक थे, उसके बाद खराब होता गया। ऐसी वो आता है, कौन सा आता है, स्प्लिट्सविला, उसमें भी स्टार्टिंग के 2 3 4 अच्छे थे, फिर बाद में वो भी लीड हो गया, सारे घटिया हो गए अब तो। सास बहू वाले ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। सास भाई साहब, सास की 4 बार हो गई शादी सास की शादियां हो रही है भाई साहब, कौन सी पिक्चर है वो, इधर सास की चल रही है, उधर उधर बहू की भी चल रही है इंडियन टीवी शोज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो हाँ, अरे कौन सा है वो, अनुपम है सही में, है ना, उसमें सास की भी शादी हो रही है वो बड़ा फेमस शो है, पता है तुमको, बहुत बड़ा फेमस। भारत में कुछ भी बनाते हैं वो सब चलता है, इसलिए मैं देखता ही नहीं टीवी, कौन इनके शोज नहीं देखता, मतलब पाकिस्तानी वाले देखता हूँ आप देखना कभी भाई साहब, एक्चुअली में यू विल लाइक इट एंड यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली ऑल्सो। इंडियन वाले दिखाओगे तो सोचो सास की शादी दिखा रहे हैं उसमें, छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं फिर वो बातें, है कि नहीं, वो ऐसे यूँ वैम्प बन जाते हैं, वैम्प। तो पाकिस्तान वाले अच्छे आते हैं, 3 लिटरली, क्योंकि पता है क्यों, 18 22 एपिसोड बनाते हैं, स्ट्रेच नहीं करते, ड्रैग नहीं करते, 4 बार मार दिया फिर उसको पुनर्जन्म हो रहा है, समझ लो, पुनर्जन्म में सास को ही गोप दिया तो ऐसा नाटक वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ सही शोज बनते हैं, उसके अंदर मतलब वो भी ठीक है कि भैया कंटेंट अच्छा है, स्टोरी होती है कुछ ठीक ठाक, अच्छे अच्छे शोज हैं, लिटरली बहुत अच्छे शोज हैं, एक्टर्स भी अच्छे हैं अपने यहाँ पे, इसलिए अब अच्छे कोई भी देखता ही नहीं है, बहुत ही गंदे शोज आते हैं अपने यहाँ तो, नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4, हर बार भाई साहब नागिन ही बदलते रहती है वो प्रोड्यूसर, नई नई नागिन लाती, ग्लैमरस वाली, ऐसी कौन सी नागिन आती है, ऐसे मतलब माहौल बनाती। अब जो भी है क्या देखोगे, पाकिस्तान वाले अच्छे हैं, लिटरली दे आर गुड चलो शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, तो क्या हमें वो लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो, लिखो नेक्स्ट थर्ड, विच विच टेक्निक, जैसे मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ बस इसको, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, पढ़ा है अपन ने, व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस में, कैपिटल इंटेंसिव होती है, लेबर होती है, कौन सी अच्छी रहेगी अपने लिए, मार्केटिंग करनी है, कौन सी तरीका अच्छा रहेगा, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कौन सा अच्छा रहेगा, तो ये डिसाइड तो करते ही हैं, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट फोर्थ, शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स, क्या हम अपने कंपोनेंट्स खुद बनाएं या किसी और से ले लें बने बनाए, होता है ना भाई, जैसे हम लोग आपकी बुक्स बनवाते हैं, तो क्या हम वो खुद बनाएं या बाहर से बनी बनाई ले लें, या फॉर एग्जांपल किसी और से प्रिंट करा लें, तो ये सब सोचते ही है ना यार, क्या हमें कंपोनेंट्स खुद बनाने हैं या बाहर से लेने हैं, तो ऐसे है। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर्स, पूरा लिख लो, पूरा आएगा ये तो यहाँ तक, लिख लिया, हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट,
हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट क्या होता है? हर आदमी सोच के चलता है कि कितनी क्वांटिटी पहले बनाएगा, पहले ही डिसाइड होता है। तो सर कौन डिसाइड करता है? आप तो बनाए जाओ दमादम, ऐसा थोड़ी होता है बनाए जाओ। अब मान लो मैं हलवाई हूँ तो पहले डिसाइड करूंगा कितना बनेगा, उस हिसाब से आटा लगाऊंगा। सही कि नहीं? ऐसा थोड़ी बोलनी सर रुकना ही मत, सेकते ही रहो समोसे, ऐसा थोड़ी है। सोच के चलते हैं पहले कितना क्वांटिटी बनाना है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट, क्वांटिटी कितनी होगी सोचते हैं ना यार। लिखो नेक्स्ट, चाहो तो उसी में लिख लो या अगली लाइन में लिख लो। व्हाट शुड बी द प्राइस, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी तो डिसाइड करते हो, बिजनेस की बात है ये भी, बिजनेस की इकोनॉमिक्स में ही तो आता है ये डिसीजन। व्हाट शुड बी द प्राइस, प्राइस निकालना सिखाऊंगा मैं आपको मार्केट्स में। तो प्राइस कैसे निकालते हैं, क्या प्राइस होनी चाहिए, ये भी तो डिसाइड करते हैं। आपके प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ डिसाइड करोगे? आपके बिजनेस में तो करोगे सर, तो ये तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही तो डिसीजन है। देखो नेक्स्ट, हाउ विल द प्रोडक्ट बी सोल्ड इन द प्लेस्ड इन द मार्केट। मार्केट में कैसे उसे लाना है, कहाँ पे कैसे बेचना है ना, इंटरमीडियरीज कितने रखनी है, चैनल्स होते हैं ना, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, समझ रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हैं, पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे बेच रहे हैं, तो कैसे प्रोडक्ट को प्लेस करना है आपको, ये भी तो डिसाइड करते ही हैं अपन। जैसे हुआ बोट, बोट पहले बोट हो गया है ना, वन प्लस हो गया, ये सिर्फ कैसे आते थे पहले, दे मतलब जब ये कंपनीज आई थी, सो दे यूज्ड टू सेल ओनली ऑन ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन बेचते थे, अमेजोन एक्सक्लूसिव होता था वो सिर्फ, और उसके शोरूम्स ही नहीं थे, तो फिजिकल मार्केट था ही नहीं, सिर्फ क्या था, ऑनलाइन मार्केट था। पहले एक वो कंपनी थी ओला, ओला थी ना, ओला, ओला के भी स्टार्टिंग में देयर वर नो शोरूम्स, सिर्फ गाड़ी सीधे आती थी, ट्रक आता, ट्रक, तुमने गाड़ी मान लो मंगाई ओला की, तो तुम्हारे घर के आसपास अगर मान लो अंदर नहीं आ पा रहे तो गली के बाहर वहाँ तक ट्रक आएगा, वहाँ से उतार देंगे, कोई फिजिकल शोरूम था ही नहीं। तो आपको कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसा लाना है, तो ये भी तो डिसाइड करते हैं अपन, है ना, ये भी अपना बिजनेस का ही डिसीजन है। देखो नेक्स्ट, विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन। सर किस पे फोकस करना है, ठीक है, अमीरों पे करना है या गरीबों वाले पे, प्रोडक्ट पे करना है, सोचना पड़ता है। शैम्पू है, बॉटल में लाओगे या सैशे में लाओगे। स्टार्टिंग में जो शैम्पूज आए थे, जब मतलब शैम्पू कंपनी जो आई थी, ये बॉटल में ही बेचती थी, फिर उनको बाद में समझ में आया, बोले यार ये तो अर्बन एरिया में बिक रहा है, रूरल में तो कोई खरीद ही नहीं रहा है बॉटल्स, कौन खरीदेगा, 700 रुपये की बोतल होती है शैम्पू की, है ना, तो कौन खरीदेगा, वहाँ पे गाँव में ऐसे तो नहीं खरीदते, इतना बड़ा परचेज नहीं करते हैं वो लोग, है ना, तो वहाँ पे बिकता ही नहीं था शैम्पू। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, बोले यार पाउच में बेचते हैं, तो फिर वो सैशे में बेचने लग गए। समझ रहे मेरी बात, ऐसा होता है। तो ये सब डिसाइड करना पड़ता है, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। अब जैसे वो महिंद्रा है, महिंद्रा की आज से 5 साल पहले, लगभग सारी 5-6 साल पहले जो गाड़ियाँ आती थी, ज़्यादातर कैसी आती थी कि, है ना, मतलब लड़के वड़के लेते हैं या देसी टाइप लोग लेते हैं, रूरल एरिया में ज़्यादा चलती है कि नहीं, स्कॉर्पियो टाइप। अब लेकिन वो किस सेगमेंट पे फोकस करने लग गया है, एग्जीक्यूटिव क्लास पे। अब समझ रहे हो वो कैसी गाड़ियाँ बना रहा है, उसी प्रकार की गाड़ियाँ भी बना रहा है। सो उसने कस्टमर सेगमेंट शिफ्ट कर लिया अपना, समझ गया ना, मतलब पहले देसी कार्स बनाता था, समझ रहे हो, तो मेरे पास एक स्कॉर्पियो है, एक और है 4x4 भी है, तो अभी पहले कैसी गाड़ियाँ थी, लोग देखते बोलते अरे ये तो ये मेरे मतलब पिताजी बोलते थे, बोला तुम लोगों पे थोड़ी अच्छी लगेगी, मैंने कहा क्या बात हुई, तो बोलो पढ़ाई लिखाई का काम करते हो, तुम्हें तो वैसी खरीदनी चाहिए, थोड़ा एग्जीक्यूटिव टाइप, है ना। तो अब वही है ना, उनका इमेज बना हुआ था, तो पहले महिंद्रा बनाता ही उसी टाइप की गाड़ियाँ था, अब स्विच कर लिया उसने कस्टमर सेगमेंट, थोड़ा देख रहे हो आप लग्जरी टाइप कार्स निकाल रहे हैं। अब आपको ईवी कार निकाली उसने, कितनी आप बढ़िया डिज़ाइन है उसकी, क्या नाम है, BE6 BE9, है ना, एकदम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन, ऑरेंज कलर की और है भाई साहब, वो ऑरेंज वाली लो, उसमें मज़ा ही आ जाए भाई साहब। सुपर कार जो बढ़िया कार्स होती है ना, ऐसे काइंड ऑफ लग्जरी वाली, ये हमेशा अनसेंट कलर में खरीदते हैं लोग, उसी में खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो कलर्स जो होते हैं वो उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। पहले मुझे भी लगता था, मैंने कहा अरे ऑरेंज तो चीप लगता है, कौन खरीदेगा ऑरेंज, ऐसे अजीब सा लगता है, बट वो कुछ कलर्स होते हैं, आप उसमें ब्लैक और वाइट खरीदोगे ना
तो मज़ा नहीं आएगा उसको, उसमें देखना उसका फील ही नहीं, खत्म हो जाता है। वो जो डिज़ाइन है उसकी लुक्स तभी निकल के आती है जो उसका वो अलग वैसा कलर खरीदोगे ना आप, अनसेंट वाला है ना, चटक टाइप कलर्स ऐसा, तो जैसे पीला कलर हो गया और ऐसे होता है। अब वो नॉर्मल वाला खरीद लोगे उसमें मज़ा ही नहीं आएगा आपको फिर, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो लिखो विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन, हाउ टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव करना है। तो ये सब क्या है, बिजनेस की बातें हैं सर, लिखते रहो, होने वाला है बस, इसके अलावा थोड़ी कुछ बचा है। देख लो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ऐसी क्या बात है। लिखो नेक्स्ट, विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी चोजन। तो सर आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है, लगाओ वीडियोस, बनाओ अपनी रील्स, कच्चा बादाम पक्का बादाम टाइप्स। अभी 2 मिनट में वायरल हो जाऊं मैं भाई साहब, है कि नहीं। टीचर करते हुए पाए गए कच्चा बादाम पक्का बादाम, करते बेटा दुनिया कर रही है, ये तरीके यूज़ कर रही है, अलग अलग मार्केटिंग के तरीके यूज़ कर रही है। वो नहीं है वड़ा पाव गर्ल को नहीं जानते तुम, वो बिग बॉस तक पहुंच गई, बताओ बाड़ी पूछ। तो बिग बॉस में पहुंच गई थी वो वड़ा पाव गर्ल, नहीं पता तुमको। अच्छा वहाँ पे पहुंच गई, फिर वहाँ से भी चलो बाहर हो गई, फिर एक वो फिर उसके बाद में तो अभी तो और करंट में एंशन चीज़ें कर रही है बहुत। अब वड़ा पाव की वजह से तो फेमस हो नहीं रही थी, तो बोले और अब अफेयर करती हूँ, फिर उसने अफेयर कर रही है वो, मतलब ये पति भी है, ऐसे क्या है, दोनों चल रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं, ये सब तरीके हैं जी, आजकल बड़े नीचता चल रही है। अब जो भी है अपन जज कैसे भी करें, बट इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग, समझ लो। एक वो पता नहीं कौन है वो इंस्टाग्राम पे आता रहे, तो वो 3 शादियाँ कर लिया भाई साहब, वो 1 2 3 शादियाँ कर लिया है, क्या नाम वो मलिक मलिक करके है वो, है ना, 3 3 शादियाँ कर रही है, वो अलग ही फन चल रहा है उसका जीवन में। अलग ही फन, 3 3 ब्याह कर रहा है, यहाँ एक नहीं चल रही है ढंग से। देखो हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट, कितना मार्केटिंग का बजट होना चाहिए, सब बिजनेस की बातें हैं सर। चलो हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट, तो ये होगा खत्म यार ऑलमोस्ट। एक बार देखने दो अब क्या क्या बचा है इस चैप्टर में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लिखो, एक और लिखो, लिखो नोट, लास्ट में नोट लिखो, नोट। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of the processes, economics is the study of the processes by which the relatively scarce resources, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस। सर हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, वो प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे रिलेटिवली स्केर्स, अपन ने पढ़ा है रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंपैरेटिवली हमेशा कम होते हैं, स्केर्स होते हैं, वांट्स हमेशा ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज हमेशा कंपैरेटिवली कम ही होते हैं। तो कैसे हम उन स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करें टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो उसकी प्रोसेस को स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। हमारे घर में भी तो होती है, कैसे हम स्केर्स रिसोर्सेज में हमारे पेरेंट्स अपनी वांट्स तो अनलिमिटेड है, कैसे उसको सेटिस्फाई करते हैं, क्या वो सिस्टम कर रहे हैं, वो सिस्टम ही तो है इकोनॉमिक्स। देश भी वही है, इकोनॉमी भी वही है, कैसे सिस्टम, कैसे उसके अंदर वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज में कैसे उसको बेस्ट सेटिस्फाई करते हैं जिससे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, तो वो सिस्टम की स्टडी करना क्या होता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द सोसाइटी। ऐसे लिखवा दी यार, ऐसे वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये पहले, फिर भी मैंने कहा एक लिखा दो। लिख लिया, और चेक कर लेते हैं।
माइक्रो माइक्रो हो ही गया अपना। ये हो ही गया फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हो गया ना, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। फिर अपन ने ये स्कोप वाला भी पढ़ ही लिया, ये भी हो गया फिनिश। फिर ये बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब पढ़ लिया। और एक टॉपिक बचा है छोटा सा, मेरे को याद आ गया, हाउ डू कैपिटलिस्ट सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हाउ डू, मैंने कहा था ना कल रह गया था, कल भी याद आ गया था अपने को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, छोटा टॉपिक था, फर्जी टॉपिक है। और देखो अब ये पढ़ेंगे अपन मंडे, छोटा सा ही बचा है, इतना ही है, तो मतलब आधे आधे पेज का टॉपिक है, मुश्किल से छोटा मोटा लिखना है। समझा तो मैं अभी भी सकता हूँ, फिर लिखवा नहीं पाऊंगा ना। चलो मतलब हो गया ऑलमोस्ट चैप्टर। मंडे को अपन 5 मिनट में 10 मिनट में ये खत्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको रिवाइज करना, किसी का कुछ भी छूटा हुआ है तो मुझसे वीडियो ले लेना, उसको कवर करना। बेटा आप भी नंबर ले लो, मेरा नंबर ले लो, नंबर अभी आपको जब तक वो बाद में मिलेगा ना ऐप का एक्सेस, हम तो रिकॉर्ड भी करते हैं, ऐप पे भी डालते हैं, तब तक के लिए स्टार्टिंग के वीडियोस आप देख सकते हो अगर ये चाहो तो। अभी ये टाइम है, आजकल फ्री चल रहे हो तो देख लो। 8094252525 25 सबने देख लिया, बाकी पुराना कुछ पेंडिंग थोड़ी है दीदी, आपके कुछ पेंडिंग थोड़ी है, टॉपिक कोई सा भी नहीं है। एक क्लास नहीं है, हाँ थर्ड वाली नहीं है, 1245 वो उस दिन हमारा रिकॉर्ड दबाना भूल गए थे हम, तो डाल दूंगा मैं टॉपिक, बाकी पूरा कवर्ड है, ठीक है। मतलब ऐसे कॉपी में देख लेना इनकी कि सारे जो जो लिखा हुआ है टॉपिक्स वो सारे कर लिए ना आपने, तो बस ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। लिख लिया बेटा नंबर, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा मेरी क्लास के, ओके। चलो